वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 13 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए कौन सा पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक को कवर किया गया है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अभ्यर्थियों एस्पायरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देते हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें पीटी फैक्ट के रूप में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं, आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से, राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर से सभी डायग्राम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जितने भी सर्कुलेट ग्रुप है जल्द से जल्द शेयर कीजिए। और जो हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, ताकि हम लोग स्मार्ट टीवी पर आ सके, स्मार्ट क्लासेस पर आ सके। टारगेट 10,000 जब तक नहीं होगा सब्सक्राइबर, तब तक चीज़ें हमारे अनुसार, जो चीज़ें हम लोग सोचे हुए उसके अनुसार नहीं हो पाएगा। तो 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करने में सभी लोग हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन और में आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। कोई भी समस्या हो वहाँ आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। और बहुत सा प्लेटफॉर्म आप लोगों को देता है युक्ति आईएएस, जहाँ 2 वे कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है, जिसमें ऐप के माध्यम से भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे भी आपको 2 वे कम्युनिकेशन दिया जाता है ताकि डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सके। साथ ही साथ आप टेलीग्राम का आपका ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। कोई भी समस्या हो एग्ज़ाम ओरिएंट तो हमसे बात कर सकते हैं और अपने अनुसार चीज़ों को एग्ज़ाम ओरिएंट कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। सारे टेस्ट अवेलेबल है आपको यहाँ पर। साथ ही साथ दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो की नोट्स अवेलेबल कराया जाता है वो ऐप पर ही होता है, तो आप लोग ज़रूर परचेज कीजिएगा उसे, ताकि आप लोग का आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो सके। साथ ही साथ, और ये देखिए बहुत लो प्राइस में है, अब इसके अनुसार इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता है। 299 पर आपको 1 ईयर का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पीडीएफ दिया जाता है की नोट्स का, जो मैं यहाँ पर वीडियो भी आप लोग को जो चीज़ें बता रहा हूँ एनालिसिस में, उसी का की नोट्स, अंडरलाइन पेपर का स्क्रीनशॉट सभी अवेलेबल उस की पीडीएफ में होते हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं परचेज किए कर लीजिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पेज पर ही महत्वपूर्ण खबर है, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यह एग्ज़ाम में कमोवेश हमेशा देखने को मिलता है इस टॉपिक के पार्ट को, जिसमें आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में न्यायिक समीक्षा है या न्यायिक निर्णयन है, नीतिगत निर्णय है, से संबंधित जो टॉपिक है वो न्यूज़ कवर करता है। और स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी न्यायिक समीक्षा या नीतिगत जो निर्णय है वो आपके जीएस पेपर, किस जीएस पेपर में आप लोग टैली करके इस न्यूज़ को देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए यूपीएससी के दृष्टि से या स्टेट पीसीएस के मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे श्रेणी इसको कहा जाए तो मैं अंडर टॉप 5 के टॉप श्रेणी में से रखूँगा इस टॉपिक को, क्योंकि यही टॉपिक एक ऐसा है ना, आपकी पूरे संविधान की व्याख्या कर देता है, आपके राजनीतिक प्रबंधन की बात कर देता है, न्यायिक प्रक्रियाओं में भूमिका क्या है सरकार की, न्यायालय की सभी संस्थाओं की भूमिका का वर्णन यह कर देता है। लक्ष्मण रेखा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है क्या है वो उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले न्यूज़ में क्या दिया हुआ आज के न्यूज़ में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके जो मेन पार्ट है, सब पार्ट है टॉपिक से न्यायिक समीक्षा पर, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। देखिए हुआ क्या है, 2016 में नोटबंदी आया था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। देखिए सरकार की मंशा क्या थी वो तो बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा, इसकी ऐतिहासिक समीक्षा की जाएगी, उस समय इसके प्रतिफल को देखा जाएगा। पर कोई भी सरकार अपने समान रूप से जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सुधार लाने के उद्देश्य करती है। तो यही मूल मोटो था उस समय 2016 में नोटबंदी का, क्योंकि
काला धन और जो प्रचलन जो मुद्राओं का था वो बहुत ज़रूरी हो गया था कि उस पर कुछ अंकुश लगाया जाए। तो सरकार ने नोटबंदी का या जो प्रोग्राम लाया था उसका यह देखने को मिला था। उसने सरकार ने नोटबंदी के उद्देश्य कुछ बताए थे, पहले उसको देख ली, उसके बाद अभी न्यूज़ के कवर को देखेंगे। जैसे काले धन को समाप्त करना था, आर्थिक नकदी में कम करना था, डिजिटीकरण का बढ़ावा देना था, आतंकी फंडिंग को लगाम लगाना था। तो देखिए यहाँ पर 3 उद्देश्य तो कम से कम लगभग पूरे हमें अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूँ तो 3 उद्देश्य कहीं ना कहीं सफल दिखता है। बस एक काले धन के संदर्भ में जो बातें हैं ना वो कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। काला धन क्या पूरी तरह लगाम लगा है या उसकी प्रकृति बदल गई है, तो यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। बाकी डिजिटलकरण जो हुआ है मुद्राओं का, डिजिटलकरण जैसे हम लोग यूपीआई का यूज़ करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और लगातार भारत इसमें फेडरल बैंक जो है अमेरिका का, तो इसके भारत के डिजिटीकरण का तारीफ़ किया है, आईएमएफ ने तारीफ़ किया है, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ़ किया है, जिस तरह भारत ने डिजिटीकरण को बढ़ावा दिया है। इस दरमियान ध्यान रखिएगा सारे पार्ट सरकार के, देखिए राजनीतिकरण यहाँ नहीं करना है। जो एस्पिरेंट के तौर पर आप लोग को चीज़ों को समझना है, जो सरकार के बेहद अच्छे कार्य हैं तो आप उसका प्रशंसा कीजिए, जो नेगेटिव वर्क लगते हैं उसका आप तुलनात्मक रूप से आप समीक्षा कर सकते हैं उसके संदर्भ में। तो उस चीज़ को समझिए। डिजिटलकरण के संबंध में, डिजिटलीकरण के संबंध में, मुद्राओं को डिजिटलीकरण जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इसकी कई संस्थाओं ने प्रशंसा की है। तो ये उद्देश्य तो गलत नहीं हुआ, ये सही हुआ। तो मौद्रीकरण का जो किया गया था 16 में, तो एक उद्देश्य बहुत बेहतर तरीके से, आतंकी फंडिंग में कहीं कहीं लगाम लगी। इस दौरान आतंकी फंडिंग को लेकर कुछ कमी देखने को मिला है। सरकार लगातार इस पर इस संदर्भ में देखने, क्योंकि डिजिटलकरण बढ़ा है तो इससे आपको चीज़ें आतंकी फंडिंग पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक लगाम लगाया गया। देखिए एक 100% तक लगाम नहीं लगाया जा सकता। कोई भी संस्था, विश्व की कोई भी संस्था, यहाँ तक अमेरिका में आतंकी फंडिंग होती है वहाँ पर रोक नहीं लगती है। इटली, जर्मनी, जो फ्रांस, जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं वहाँ पर भी आतंकी फंडिंग को नहीं रोका है, पर मात्राओं को कम किया जाता है और उसके जो समीक्षा की जाती है उसके संदर्भ में कम किया जाती है। ये भी कहीं ना कहीं हद तक सफल हुआ है। लगातार हम लोग न्यूज़ में कवर भी करते हैं कि आतंकी फंडिंग को सरकार ने यहाँ पर इतना रुपया जब्त किया है, या इस प्रकार से देखते हैं आर्थिक नकदी को कम किया गया है। देखिए भारत में पहले प्रचलन हुआ करता क्या था, मनोदशा यही था लोगों में कि रुपया का मतलब है नगद अर्थात रुपया जो हम लोग 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, या पहले चला करता था 500, 1000 रुपया नोट, इसी को हम लोग मानते थे रुपया। पर जैसे वैश्विक परिदृश्य बदला है मुद्राओं के संदर्भ में, डॉलर के संदर्भ में, मुद्रा वैश्विक डिजिटल पेमेंट का, तो इससे अभी कोई ऐसा भारतीय लगभग नहीं होगा जो ये नहीं समझता हो कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है या डिजिटल पेमेंट किस रूप से किया जाता है। हालांकि उसे करने में समस्या होती है, पर हम कमोवेश एक छोटी सी किराना दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ पर डिजिटल पेमेंट के लिए एक यूपीआई फॉर्म होता है, जिससे हम लोग फ़ोनपे, यूपीआई, भीम पे सभी से हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। तो आर्थिक नकदी के कॉन्सेप्ट को भी कम करना सरकार का जो उद्देश्य था वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए एक वित्तीय वर्ष में अगर जो अभी वर्तमान में कुल नकदी है उसको छापने में लगभग 6000 करोड़ के या उससे अधिक का खर्च होता है रुपया का। अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे, कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ कवर किया था कि डिजिटल रुपया लाया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य वही था, आर्थिक नकदी को कम करना। जो हमारा आने वाले समय, आज से हम समीक्षा कीजिए, आज से 50 साल बाद क्या सारे विश्व में जो रुपया है या जो मुद्रा का रूप है, जैसे डॉलर हो, वेंग हो या तो यूरोपियन मुद्रा हो, क्या हम उसके कागजी रूप को देखना चाह रहे हैं, कागजी रूप के स्वरूप में आकलन कर पा रहे? तो ऐसा नहीं है। इसका धीरे धीरे मात्रा कम हो जाएगा, लोग डिजिटल पेमेंट करने के लिए ही ज़्यादा प्रमोट होंगे या उसकी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो देखिए नोटबंदी के लगभग जो उद्देश्य सरकार ने गिनाए थे वो लगभग कहीं ना कहीं सही हैं और वो पूरा भी हो रहे। बस काला धन के संदर्भ में जो है चीज़ें यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो गया है और कुछ नीतिगत कमियां रह गई हैं। इसके पीछे 2-3 कारण जानिए
कि भारत में प्रचलित प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर नज़र आती हैं। उनको इतना अधिकार या शक्ति नहीं दी गई है कि जो काला धन इकट्ठा करते हैं उसके संदर्भ में त्वरित कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तीसरा कि भारतीय लोगों का जो प्रचलित मानसिकता है यह भी कहीं ना कहीं, आप सोचिएगा, ये एक रिपोर्ट है 2000 जो रुपये का है, 2000 रुपये का पहले 500 रुपये का हुआ करता था, 1000 रुपये का, तो नकदी के रूप में 2000 रुपये को इकट्ठा किए लोग करते हैं और इसको काले धन के रूप में। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का मामला आप देख सकते हैं, झारखंड में सिंघल जी का मामला देख सकते हैं, या अन्य राज्यों में भी छत्तीसगढ़ में 2 IAS का आप देख सकते हैं जो काले धन के रूप में उनको उगाही किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मनोदशा में भी परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार को सबसे पहले काला धन समाप्त करना है, तो इस मनोदशा पर काम करने की ज़रूरत है, न कि मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करने की। इस संदर्भ में बाकी मौद्रिक नीतियाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो उचित है, मैं भी इसे उचित मानता हूँ, बस काले धन के संदर्भ में हम मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते जब तक लोगों के मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा। उन्हें कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, ये नज़ीर पेश करने वाली सज़ा नहीं दी जाएगी, या कुछ ऐसी सज़ा के प्रावधान नहीं किए जाएंगे जिसके बाद उनके संबद्ध लोगों में कानून का भय ना हो। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ आप लोगों को भी जाननी चाहिए। अब देखिए हुआ क्या है, नोटबंदी के संदर्भ में बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जैसे 58 याचिकाएं लंबित। उसी के संदर्भ में तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ ने तय किए थे कि 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता में पीठ वाले जो विचार के लिए एक सवाल तय किए, जिसमें क्या नोटबंदी अधिसूचना की RBI एक्ट 1934 के विरुद्ध है या यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 301 के उल्लंघन करता है। तो दोनों संदर्भ में से प्रश्नगत किया गया था और इस तरह 58 याचिकाएं संग्रह हो गए सुप्रीम कोर्ट में। उसी की समीक्षा या संवैधानिक व्याख्या करने के लिए अब एक पीठ का गठन किया गया है, जिसमें RBI की धारा जो 26 के तहत नोटबंदी की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने इस धारा नोटबंदी करने का अधिकार नहीं है के मामले में सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की गठन किया गया, जिसमें जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, BR गवई, SM बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना, इनके 5 सदस्यीय संविधान पीठ की सदस्य होंगे। इसी में देखिए यहाँ पर बात की गई है कि केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा और कानून की पहल परखेगा। इसके संदर्भ में चीज़ें देखिए, यह बात बोली कि क्या हद है हमारी, वो हमें पता है, सीमा रेखा क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, हमारे सीमा रेखा क्या है, इस पर हम लोग कार्य करेंगे और 2016 के बाद नोटबंदी के फैसले को परखेंगे। तो देखिए बैकग्राउंड में यही सब चीज़ें चल रही है जो आपको न्यूज़ में देखने को मिला है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका मेन पार्ट और सब पार्ट न्यायिक समीक्षा का क्या है, क्योंकि बहुत से प्रश्नगत ऐसे विषय देखने को मिल जाता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती या किसी व्यक्तिगत संस्थाओं जो सरकारी संस्थाओं हो उसका आपको न्यायिक समीक्षा करती है, या किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में न्यायिक समीक्षा करती है। तो उसकी क्या सीमा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका की नोट्स देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले यह समझिए कि न्यायिक समीक्षा होता क्या है। जब तक इसे नहीं समझिएगा तो सारे बैकग्राउंड को आप इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। और देखिए इसे VVI श्रेणी में आप लोग रखिएगा इस टॉपिक को। यह आपको जब तक आप लोग अधिकारी नहीं बन जाते तब तक यह काम करेगा, अधिकारी बन जाने के बाद भी यह काम करेगा, क्योंकि आपकी सीमा तय करता है यह टॉपिक कि आपके अधिकार क्या है, आपके आधिकारिक सीमाएं क्या हैं। तो सभी के संदर्भ में बात करेगा। तो चलिए न्यायिक समीक्षा क्या होता है पहले इसे जानते हैं। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों या कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है।
क्या संविधान के अंतर्गत लिए गए निर्णय हैं। जो भी विधायी अर्थात विधायी कहने का मतलब संसद या राज्य का विधानमंडल, कार्यपालिका कहने का मतलब प्रशासनिक इकाइयां जो कार्य करती हैं, जांच करने हेतु न्यायपालिका को शक्ति देती है अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अधीनस्थ न्यायालय को यहाँ पर शक्ति नहीं प्राप्त है, पहले ही आप लोग समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत और भी अनुच्छेद है, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे, पर मूल रूप से यही आप लोग जानिएगा, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकारों और उसकी समस्त संस्थाओं पर लागू होता है। जो भी वित्त पोषण, कल भी मैंने चर्चा किया था, जो भी वित्त पोषण सरकार से लेती है, संस्थाएं लेती है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ जाता है न्यायालय के संदर्भ में। अब कानून की अवधारणा क्या स्पष्ट करती है इस मामले में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, तो दो अवधारणा याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया। यह कॉन्सेप्ट के बिना न्यायिक समीक्षा अधूरा है। ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा उचित प्रक्रिया। तो पहला क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इस सिद्धांत में विधायिका और संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जैसे ब्रिटिश और भारतीय विधि व्यवस्था। शॉर्ट फॉर्म में ये जानिए कि हमारा संविधान, विधि जो बनाया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है, क्या उसके अनुसार कोई नीतिगत कार्य किया जा रहा है या नहीं। अगर किया जा रहा है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, अगर नहीं करता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करता और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रियाओं के संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा, कानून की उचित प्रक्रिया क्या है। यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित तो नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो। ध्यान रखिएगा, जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है। जैसे कि अमेरिकी विधि व्यवस्था, भारत में ये नवीनतम अवधारणा आई है जब PIL जो पब्लिक लिटिगेशन वाला सिस्टम है, जनहित याचिका है, जब से भारत में आया है, तो कानून की उचित प्रक्रिया देखी जा रही है आर्टिकल 21 के संदर्भ में। जैसे कि आर्टिकल 21 संदर्भ में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों को मौलिक अधिकार के श्रेणी में लाया गया है, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया है। पर अमेरिका में यह विधि व्यवस्था का एक आयाम है, एक आधार है। वहाँ पर सारे निर्णय आपको कानून की उचित प्रक्रिया के संदर्भ में लिए जाते हैं। आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा कि देखिएगा, अमेरिका में है ना, कभी 100-150 साल तक किसी को सज़ा दिया गया, किसी को 251 साल तक का सज़ा दिया गया, किसी को 1000 करोड़ का सज़ा दिया, 1000 करोड़ रुपये का दंड का प्रावधान किया गया या कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं। इसका मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अगर वंचित करता है, उसकी सारी सीमाएं पार कर देता है, तो इसके संदर्भ में अमेरिकी न्यायपालिका उसकी उचित प्रक्रियाओं के संदर्भ में निर्णय देता है, ताकि इस प्रकार का नज़ीर पेश हो, ताकि आने वाले जो लोग हैं उसके संदर्भ में कुछ सीखे और इस प्रकार के दंड, इस प्रकार के कार्य और गतिविधि या इस प्रकार के कोई भी घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। तो इसलिए देखिए, कानून की उचित प्रक्रिया भारत में भी इसी दृष्टि से PIL के संदर्भ में या जनहित याचिका के संदर्भ में देखने को मिल रहा है, या मूल ढांचा जो केशवानंद भारतीवाद के बाद आया है, पनपा है कि भारत का मूल ढांचा किस रूप से प्रभावित, मूल ढांचा क्या है संविधान का, वो संवैधानिक व्याख्या बार बार आएगी। तो यह उचित प्रक्रिया के संदर्भ में ही स्पष्ट होता है। उस पर हम लोग एक अलग टॉपिक है, विवाद का आधार है, उसके व्याख्याएं अलग अलग है। कभी ऐसा टॉपिक आएगा तो उस पर भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बस सिंपल सा भी समझिए कि भारत इस और भी अपने स्थापित प्रक्रिया के, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो भारत में है ही, उससे आगे बढ़ते हुए कानून की उचित प्रक्रिया को लागू करता है। पर ब्रिटेन अभी तक ऐसा अपना जो, जब से उसका कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था डेवलप हुआ है, तब से लेकर अभी तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कार्य करता था।
जो उसके संविधान, अलिखित संविधान में बातें की गई है या जो उसके विधि द्वारा स्थापित कानून है, एक्ट है, उसी के आधार पर किसी सज़ा का प्रावधान करता है। तो समझिएगा इस चीज़ को। अब न्यायिक समीक्षा का औचित्य क्या है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है समझने का। अब क्यों जरूरी है न्यायिक समीक्षा, तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इसके संदर्भ में देखे जा सकते हैं। एक तो सरकारी कार्यवाही के वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए किसी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना मुख्य कार्य होता है न्यायिक समीक्षा का। इसका दो महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही साथ देखिए, न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल संरचना इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975 माना जाता है न्यायिक समीक्षा का। देखिए, न्यायिक समीक्षा का मूल प्रावधान आपको इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975 माना जाता है और इसकी सुदृढ़ता बढ़ गई केशवानंद भारती वाद के बाद और भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिल जाता है कि जब PLI, जब जनहित याचिका कॉन्सेप्ट जब आ गया हमारे न्यायिक व्यवस्था में, यह और भी सशक्त होकर उभरा है। तो आप चीज़ें यहाँ से समझिएगा। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार, पर्यवेक्षक या संविधानवाद की भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, क्या न्यायिक समीक्षा हमारे संविधानवाद की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है या स्पष्ट करता है। तो ये सब संदर्भों को देखिएगा, समझिएगा। नोट यहाँ याद रखिएगा कि स्वतः संज्ञान के मामले में लोकहित याचिका अर्थात PIL लोकस स्टैंडिंग के सिद्धांत को विराम देने के साथ साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। ऐसे भी कई मामले हैं जहां पर स्वतः संज्ञान के संदर्भ में अगर ये सब मामले नहीं मौन हो जाते हैं, मान लीजिए सभी प्रक्रियाएं मौन हो जाती है, आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी नहीं हो पाती किसी ऐसे मामले में, अर्थात जो पीड़ित है वो किसी भी आधार, जो हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप है उसके अनुसरण किए बिना भी न्यायालय पर नहीं पहुँच पाता और कोई भी दृष्टिया में, प्रथम दृष्टिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होंगे, उनके अभिसरण में अगर आता है तो किसी भी नियम का पालन किए बिना भी वह इस नियम के तहत स्वतः संज्ञान के संदर्भ में उस मामले को देख सकते हैं। यह कितना बड़ा हमारा मजबूत पक्ष है, यह समझिएगा। और ये स्वतः संज्ञान क्या होता है, स्वतः संज्ञान के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सभी पर पहले भी मैंने वीडियो एनालिसिस कर चुका हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसे प्लीज़ देख लिया कीजिए ताकि आप लोग का सारा इम्प्रूवमेंट, नोट्स इम्प्रूवमेंट। और देखिए, मैं कितनी बार आप लोग को बोला, नोट्स पर मत भाग, नोट्स के पीछे मत भागिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक किस संदर्भ में आ रहा है, इसकी टॉपिक की प्रासंगिकता आने वाले समय में क्या है। क्योंकि आप एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहे, आपका एग्ज़ाम 23 में आपको होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, एक तो स्टूडेंट मेरे पास 26 का भी है, समझ लीजिएगा। तो आप इतने लंबे कार्यकाल में हैं, तो इसकी प्रासंगिकता जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप एक एस्पिरेंट, जो सक्सेस एस्पिरेंट होता है, वो नहीं बन पाइएगा। इसलिए नोट्स पर मत जाइए। बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोलते हैं सर नोट्स सेंड कर दीजिए, नोट्स सेंड कर दीजिए। मैं नोट्स सेंड करने के लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल का नोट्स आप किया तो मैं अपना पूरा नोट्स आपको दे सकता हूँ, पर उसका आउटपुट आप लोग कुछ नहीं निकाल पाइएगा। वही रटा हुआ तोता बनिएगा और आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। रटे हुए तोते का सिलेक्शन UPSC या PCS नहीं करता है, ध्यान रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। इसलिए व्यवहारिक बनिए, समसामयिकी बनिए, समसामयिक आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कुछ बातें पूछ दे इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपके पास कोई रटा रटी जवाब नहीं होना चाहिए। केस स्टडी के तौर पर तुरंत समझाइए। जो मान लीजिए आपका इंटरव्यू 2024 में हो रहा है, तो वहाँ पर इस दौरान बहुत से ऐसे घटनाएं हो चुकी होंगी जो न्यायिक समीक्षा का व्याख्या करता होगा। तो आप मान लीजिए इंटरव्यू आपका दिसंबर में चल रहा है 24 में, तो नवंबर का केस स्टडी समझा के उसको बताइए, तो UPSC बोर्ड बहुत ही आपसे इम्प्रेस होगा। ध्यान रखिएगा कि इस कैंडिडेट ने चीज़ों को पढ़ा नहीं है, समझा है। ध्यान रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं गलतियां हम लोग पहले कर चुके हैं। ये सब चीज़ों को समझने में देर लगता है कि UPSC किस चीज़ के संदर्भ में फोकस होकर काम करती है।
तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक प्रावधान क्या है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उसकी संवैधानिकता क्या, किस आधार पर जाकर कोई न्यायालय आपको संवैधानिक समीक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है। तो किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए, न्यायालयों को सशक्त बनाने के लिए संविधान की कोई भी प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान नहीं वर्णित है संविधान में जहां पर कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाए या न्यायालय को ऐसी कोई शक्ति दी गई। इस आर्टिकल के तहत आप इस विधि को समाप्त कर दीजिए। वो हमारे न्यायिक प्रचलन में, हमारे न्यायिक के इतिहास जो रहा है 1947 से मान के चलिए, उससे पहले भी हमारा न्यायिक इतिहास रहा है, वहाँ से हम लोग सीखते आए हुए हैं और वर्तमान 2022 तक बहुत से ऐसे उचित प्रक्रिया, कानून का उचित प्रक्रिया अनुसरण हुआ जिसके आधार पर ये व्यवस्था कायम हुआ है। तो याद रखिएगा, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ दे तो ये कभी मत बोलिएगा आर्टिकल 32, 226 के अंतर्गत किसी भी विधि का आपको प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान के रूप में उसे व्याख्यात कर सकता है या अमान्य घोषित कर सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, प्रचलित है, उसके लिए सब पार्ट और सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। हालांकि संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग कुछ निश्चित सीमाएं लागू है जिनके उल्लंघन में कानून शून्य हो जाता है। जब तक सरकार या सरकार की जो भी एजेंसी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की यहाँ बात हो रही है, सरकार जब भी मैं बात करूँ तो आप लोग उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार समझिएगा। तो जो भी संस्था अगर किसी विधि प्रक्रिया का उल्लंघन जब तक नहीं करती है, विधि प्रक्रिया कहने का मतलब मौलिक अधिकार या संबद्ध अधिकारों का, मानवाधिकारों का हनन नहीं करती है, तब तक न्यायालय को किसी भी विषय में अमान्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए एक्स कोई कानून आया तो वो कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक ना, और कोई मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है, किसी विधि अधिकार का भी आपको उल्लंघन नहीं करता है, तो क्या न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश, मान लीजिए कोई ऐसा न्यायाधीश हो जो उसके ईगो सर्टिफाई में, ये बात होती नहीं है पर एक समझाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ईगो सर्टिफिकेशन के लिए किसी कानून को टारगेट कर ले, मान लीजिए अमुक कानून कोई आता उसे मैं असंवैधानिक घोषित कर दूंगा, तो क्या उस न्यायाधीश के पास यह शक्ति प्राप्त है कि इस कानून को वह इस आधार पर अमान्य घोषित कर दे कि नहीं, मैं चाहता हूं कि उस कानून को नहीं लागू करना चाहता, तो यह कभी नहीं हो सकता है। यही अमान्य घोषित यहाँ बात की जा रही है, जिसके लिए ये एक आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? कोई विधि कानून के हनन कर रहा हो, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या मानवाधिकार के संदर्भ में चीज़ों को हनन कर रहा है। जब तक ये आधार नहीं होंगे तब तक कोई भी न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, इस मामले में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। तो समझिएगा क्या टर्मिनोलॉजी है। ऐसा नहीं कि फटाफट कोई पूछे आपसे इंटरव्यू बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपसे, माननीय मेंबर, ये पूछे तो बताइए न्यायिक समीक्षा में किसी कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता, आप तुरंत, क्योंकि आपने पढ़ा है जीवन में, नोट्स में पढ़ा ही है कि यहाँ लाइन में लिखा हुआ है कि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो उसे अमान्य घोषित करने की असीमित शक्ति नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। उस पर भी युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह भी जानिएगा, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका और हमारी विधायिका तीनों पैरेलल रूप से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, तीनों एक दूसरे से अंतर संबंध रूप से कार्य करती है। हालांकि कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे से संबंध होकर कार्य करती है और एक न्यायपालिका हमारा विशिष्ट रूप से कार्य करती है, विशिष्ट प्रक्रियाओं के संदर्भ में, पर समान धरातल पर तीनों एक दूसरे से संबंध होकर ही कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। यह पहले हुआ करता था कॉन्सेप्ट, जब हमने 60-70 के दशक में हुआ करते थे, उस समय न्यायपालिका अलग होकर काम करती थी, पर ऐसा व्यवहारिक स्तर पर देखने को कभी नहीं मिला है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से एक अभिन्न अलग अंग होकर कार्य की है। सभी का एक तुलनात्मक आधार बनाया गया, उसके बाद इन चीज़ों को किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में यहाँ बातें की जा रही है। तो न्यायालय को यह तय करने कार्य सौंपा गया संविधान के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं,
इसी आधार पर आपको मूल ढांचा कॉन्सेप्ट भी आया था, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ है। तो न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि उल्लंघन की सीमा क्या है या नहीं है, इसको आप ही डिसाइड करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको न्यायिक समीक्षा की अधिकार सीमा में लाता है। इन बिंदुओं के तहत, अनुच्छेदों के तहत, संविधान के अनुच्छेद, और जब अनुच्छेद में यहाँ बोलूँ तो भारत का संविधान समझिएगा, ना कि अन्य देश का समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को क्लियर करना होता है। तो अनुच्छेद 372A को पहले याद रखिएगा, तब जाके किसी अनुच्छेद को याद रखिएगा। 372A यह बोलता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान पर लागू होने वाले पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। यह जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, यह जो आर्टिकल है ना 371, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए। यह किसी भी ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है जो पूर्व में बनाए गए या वर्तमान में चल रही है। ध्यान रखिएगा, आज 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर से लेकर आपको किसी, जब से हमारा भारत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है 1947 तक, या उससे पूर्व कोई भी विधि विधान है, जैसे आईपीसी की धारा है या कोई भी ऐसा कानून है जिसके तहत यह कार्य, एक सेकेंड, कुछ इशू हो गया जी, अब आइए, कुछ इशू हो जाता है कभी कभी, इसलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर होता ही है। तो देखिए 2012 अक्टूबर, 13 अक्टूबर भी चल रहा, 13 अक्टूबर आज चल रहा है, उससे पहले 1947 तक या उससे पहले कोई विधि बना हुआ, उसकी भी न्यायिक समीक्षा इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में बनाया गया पूर्ववर्ती कानून के संदर्भ में से बोला जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा अनुच्छेद 13, सॉरी कुछ इशू हो जा रहा है बार बार, एक सेकेंड। देखिए, होता क्या है ना कि छोटा छोटा लिखा रहता है ना, जब तक स्मार्ट टीवी पर हम लोग नहीं आएंगे चीज़ें ये सब ठीक नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं, जल्दी हम लोग आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, समय परिस्थिति के अनुसार भी काम करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 13 को देखिएगा, यह अनुच्छेद घोषणा करता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। तो अनुच्छेद 13 के तहत भी इसकी मान्यता या जो प्रक्रियाओं के संदर्भ में जो व्याख्या है वो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यह देता है अधिकार। साथ ही साथ अनुच्छेद 32 और 226 भी यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटीकर्ता के रूप में भूमिका अदा करेगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। और दोनों अलग अलग प्रक्रियाओं के संदर्भ में, अलग अलग सीमाओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों करता है, जबकि अनुच्छेद 226 इस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य किसी भी मामले में अगर उल्लंघन होता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का हनन होता है या उसकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, तो उस मामले में भी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जांच कर सकता है। सबसे तो देखिएगा, इन सब चीज़ों को समझिएगा। अनुच्छेद 251, 254 भी याद रखिएगा। कहा गया है कि संघ और राज्य कानून के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा। अगर कोई कानून ऐसा है जिसके मामले दो राज्य कानून, अगर संघ भी कोई कानून बना लेता है या राज्य भी कोई एक विषय पर, मान लीजिए विवाह पर कानून बनाया, तो उस मामले में राज्य का कानून अशून्य हो जाएगा और आपको केंद्र का कानून मान्य हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर सूची का वर्गीकरण किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें सूचियों का भी दिया जाता है वरीयता, जिसमें आपको किस सूची के विषय पर किस से अधिकार प्राप्त है, केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है या राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है। तो ये भी कौन स्पष्ट करेगा? यह अनुच्छेद 251 और 254 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार सीमा में इसकी व्याख्या। हालांकि देखिए, विधायिका के स्तर पर ही यह निपटारण हो जाता, पर बहुत से ऐसे कुछ मामले देखने को मिले थे जहां पर न्यायालय में इसकी प्रासंगिकता की जांच की गई है।
तो जिसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने 251 और 254 का हवाला दिया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 246(3) को भी याद रखिएगा। राज्य सूची के संबंधित मामलों में राज्य विधायिका अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है, सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 245 संसद या राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के क्षेत्रीय सीमाओं तय करने से संबंधित है। यह भी कहीं न कहीं न्यायिक समीक्षा को प्रगाढ़ बनाता है या मजबूत करता है। अनुच्छेद 131, 136 सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तियों और राज्यों के बीच, राज्यों और संघों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को। 131 तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य या संघ राज्य के बीच विवाद होता है। आप लोग बार बार सुनते होंगे कि संघवाद बनाम, जैसे राजमनार बनाम संघवाद या राज्यवाद, इस तरह आप लोग बनाम सुनते होंगे। तो उसके पीछे अनुच्छेद 131 और 136 का ही संदर्भ होता है। इसी के आधार पर आपको सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद आप लोग नाम सुनते होंगे, या तो इंदिरा गांधी बनाम भारत संघवाद, आपको इस प्रकार से वाद आए होंगे, बार बार चर्चा में आता। तो इसका औचित्य 131 और 136 के संदर्भ में ही लिया जाता है। अनुच्छेद 137 भी याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में। तो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश की सीमा करने हेतु विशेष शक्ति प्रदान करता है। देखिए, निर्णय या आदेश की समीक्षा, अब न्यायालय अपने निर्णयों की भी समीक्षा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत तो करती ही, 137 के तहत भी कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा, और यह बहुत ही विस्तृत व्याख्या कर देता है न्यायिक समीक्षा का। तो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में आप लोग अभी तक केवल 32 और 226 को ही जानते होंगे, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इतने आर्टिकल के संदर्भ में चीज़ों को समझे होंगे। जो आपको यूपीआईएस पर दिया जाता है मटेरियल, वो पूरी तरह तथ्यों को समझकर, तथ्यों को जांचकर और व्यवहारिक आधार पर दिया जाता है। तो देखिए, इतने मामले अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आ चुके आर्टिकल के संदर्भ में, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ों को ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, कि न्यायिक समीक्षा में इन आर्टिकलों की बात हो चुकी है। बहुत से न्यायालय ने बहुत से मामलों में इन अनुच्छेदों को अपनी सीमा बताया है। तो इसी आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा का आधार बनता है। और जब आप ये सब आर्टिकल अपने आंसर राइटिंग में कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, वो आपके आंसर राइटिंग को रॉन्ग कहेगा या उसके नंबर कम करेगा। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन, तो मान के चलिए 8 से 10 नंबर आपको ज़रूर इसमें नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपने उन सभी पहलुओं की भी जांच कर ली है जो आज तक प्रचलन में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में आया। इतना कोई नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। केवल आर्टिकल 32, 226 के संदर्भ में ही व्याख्या करके निकल जाता है, और उसका आंसर कहीं ना कहीं अधूरा होता है, और बाद में ये बोलता है कि मैंने तो आंसर करके आया, पर उसे व्यवहारिक स्तर पर जब कॉपी चेक की जाती है तो उसका अधूरा आंसर पाया जाता है और उसको आधा नंबर मिला जाता है। मैंने बहुत सी कॉपियाँ देखा हूँ, 10 नंबर का कॉपी में किसी को 2 और 4 नंबर तक मिले हैं, और उसने पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखा। उसका आधार यही है कि जो डिमांड है क्वेश्चन का उसने वो नहीं पूरा किया, बाकी सारे चीज़ों को लिख दिया। अब न्यायिक समीक्षा का डिमांड यह है कि न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है, अनुसरण क्या है। अब केवल आर्टिकल 32 और 226 की व्याख्या कर देगा तो क्या विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया वो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। आप इसका 1% भी नहीं लिखे और आप चाहते हैं कि उसका आपको 90% नंबर प्राप्त हो उस क्वेश्चन का, तो कैसे पॉसिबल है? तो इस चीज़ को समझिएगा, और मैं इसी चीज़ पर आप लोगों को फोकस कराना चाहता हूं। आप लोग नोट्स पर कभी मत मरिएगा, नोट्स मुझे दे दीजिए सर, या तो नोट्स हमें चाहिए सर। देखिए होता क्या है ना, आपको एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर। जो व्यक्ति विशेष व्यवहारिक पक्षों को आधार बनाता है अपने अध्ययन अध्यापन में, उसके सिलेक्शन का दर अन्य स्टूडेंटों से अधिक बढ़ जाता है। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा वीडियो पूरा देखिए, वीडियो देखने से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि नोट्स में जो दिया जाता है की नोट्स में, वो आपको तो एक आधार है कि हाँ आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द रह कर आपके आंसर प्रूफिंग करना है, आंसर राइटिंग करना है।
पर आपको बोलने की क्षमता, लेखन करने के सोच विचार या क्षमता का डेवलपमेंट आपको वीडियो ही देगा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग किस तथ्य के रूप में किया है या किस माहौल में कर रहा हूँ या न्यायिक समीक्षा जैसे कर रहा हूँ तो मैं किन किन शब्दों का प्रयोग किया हूँ। आप लगातार बार बार वीडियो सुनिए, आपको जब ये सब चीज़ें समझ में आएगी ना, इसका आउटपुट आपको लगातार 6 महीने के बाद नज़र आएगा। आप अभी अपनी व्याख्या, अपना आकलन कीजिए, एक कॉपी में लिखिए कि अभी आप किसी टॉपिक पर कितना बोल पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, और 6 महीने बाद उसी अलग नए टॉपिक पर आप कितना बोल पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, और लेखन, सोचने समझने की क्षमता कितना विकसित हुआ है, ये आप आकलन 6 महीने बाद लगाइएगा। आप मान के चलिए आप अपने उस रूप में बहुत से परिवर्तन, 180 डिग्री परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों को, क्योंकि यही मानक है, आप लोगों को यह भ्रम लोग एजुकेशन सिस्टम में दे दिया है कि यूपीएससी क्लियर करना या यूपीएससी में इस प्रकार के जो भ्रामक चीज़ें हैं नहीं हो सकती है। आप लोग सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। चलिए, न्यायिक समीक्षा का प्रकार अब जान लीजिए। अब इतना आप लोग कहानी सुन लिए ऊपर से नीचे तक, अब प्रकार ही नहीं पता होगा किन आधारों पर जाकर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किन किन आधारों पर, किन किन रूप में किया जा सकता है। तो विधायी कार्यों की समीक्षा की जा सकती है, प्रशासनिक कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक निर्णय। 3 आधार यहाँ पर हैं। और एक देखिए, आपने यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिएगा, हर चीज़ का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। अगर ए है तो बी क्यों है, बी है तो सी क्यों है, और सी है तो ए का क्या अस्तित्व है। ध्यान रखिएगा, जब सभी आधारों को ए से लेकर जेड तक आप समझ जाइएगा तो आप टॉपिक को बेहतर तरीके से लिखने की स्थिति में होंगे। तो आधार क्या है, तो विधायी कार्यों की समीक्षा करना इसका एक आधार। इसका तात्पर्य यह होता है या यह सुनिश्चित करना होता है कि विधायिका द्वारा पारित कानून मामले संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करता है या नहीं, इसका न्यायिक समीक्षा का पहला आधार है। दूसरा, प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा। इसके तहत प्रशासनिक एजेंसियां जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होती हैं, उनकी शक्तियों का निर्वहन करने या उस पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी एजेंसी है, मान लीजिए कोई भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई ऐसी एजेंसी जो अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही है, अर्थात वो भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते, तो उसका कंट्रोल किसके आधार पर होगा, तो यह संवैधानिक अनुशासन के रूप में आपको न्यायालय ही करता है। न्यायिक निर्णयों की समीक्षा के संदर्भ में देखिए, न्यायालय भी अपने निर्णयों के संदर्भ में समीक्षा करता है। अर्थात मान लीजिए 1970 में कोई निर्णय आया है, उस समय के अंतराल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसका एक पक्षीय ही आकलन हुआ होगा, मान के चलिए। अब 2022 में उसी संदर्भ में कोई एक दूसरा मामला आता है, तो 70 से लेकर 2022 तक बहुत सी प्रक्रियाओं का अनुपालन आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर चुका होगा। तो बहुत सी चीज़ें सीखता है इस दौरान ये न्यायालय भी, तो अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की भी समीक्षा करता है कि नहीं, उस समय जो विधि व्यवस्था दी गई थी वो कहीं न कहीं वर्तमान के संदर्भ में उचित नहीं है, तो वर्तमान की व्याख्या वो करता है। जैसे आप लोग मौलिक अधिकार की समीक्षा मूल ढांचा के संदर्भ में समझ सकते हैं कि पहले हुआ करता क्या था कि पहले मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना हमारा संविधान का अंग नहीं है, पहले यह बात बोला जाता था। फिर बाद में आया संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यही है आपको न्यायिक निर्णय। कोई निर्णय पहले ये बोला कि वो अंग नहीं है, पर बाद में आकर वो अंग बन जाता हमारे संविधान का। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि समय परिस्थिति के अनुसार जो घटनाएं घटी उसके अनुसार न्यायालय भी अपने आप को मॉडरेट करता है, अपने निर्णयों की समीक्षा करता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। इसके लिए वो करता है क्या है कि इसका उपयोग न्यायपालिका अपने पिछले या पूर्ववर्ती निर्णयों में किसी भी प्रकार के बदलाव करने या उसे सही करने के लिए किया जाता है या करता है। तो आप ये आधार जान लीजिए, 3 प्रकार है। अब न्यायिक समीक्षा का महत्व भी समझ लीजिए। लगता है आप ये समझ जाइए कि इसमें समीक्षा का आधार क्या है। तो यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, याद रखिएगा,
और उसके अलावा उसके नीचे सभी लोग हैं, सभी व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, संस्थाएं, लोग, जनता, सभी। और लोग उसमें संप्रभु हैं, ध्यान रखिएगा, लोग उसमें संप्रभु हैं। सर्वोच्चता आपको संविधान के, तो इसकी व्याख्या सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए इसके लिए ज़रूरी होता है इसके महत्व को। विधायिका, कार्यपालिका के सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए भी आवश्यक है। अब यह मान के चलिएगा 42वां संविधान संशोधन भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है। इसके पीछे क्या है कि आपातकाल के दौरान बहुत से निर्णय परिवर्तन किए गए थे। तो 42 के बाद जो 46वां संविधान संशोधन आया था, तो आप लोग ये देखे होंगे बहुत से 42वें संविधान संशोधन में किए गए बदलाव को असंगत बताते हुए से रोक दिया गया या सुधार उसमें किया गया, जिसमें राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति या आपातकाल के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट था पहले लगाने का, उस सब को बदलाव किया गया था। उसके पीछे यही था कि कोई विधायिका या कार्यपालिका सत्ता संभावित दुरुपयोग करता है तो उसके लिए भी आवश्यक न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में व्याख्या या कार्य किए जा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा तो बेहतर समझ पाइएगा। नेक्स्ट है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। अब मौलिक अधिकार के संदर्भ में लोगों के अधिकार की रक्षा करता है वो आर्टिकल 32, 226 और दिए गए जितने भी न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में बातें की गई है। और आर्टिकल 21 के संदर्भ में जो है जीवन और स्वतंत्रता जो दिया गया है, जिसमें बहुत से लिस्टेड किए गए हैं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रक्षा के वर्गीकरण किया गया है। तो आप इस सब कुछ चीज़ को समझिए कि अधिकारों की रक्षा करना भी मुख्य ध्येय रहता है न्यायिक समीक्षा। संघीय संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से भी न्यायिक समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो राज्य स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगेगी और हमारा संघवाद जो है कहीं न कहीं टूटता हुआ या वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे कहीं दूर भागता हुआ नज़र आएगा। इससे राज्यों को भी कंट्रोल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि संतुलन, संघीय संतुलन बनाया जाए और दोनों के बीच, संघ के बीच और राज्य के बीच एक समान संतुलन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। दूसरा, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की सुनिश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी इससे स्पष्ट होती है, जैसा कि आर्टिकल में आपको बताया भी गया है। न्यायिक में भी अब मान लीजिए कोई अधिनियम है, कोई निर्णय न्यायालय यह देता है, सर्वोच्च न्यायालय 1970 में, कि यह कानून अमान्य हो सकता है। 22 में उसकी प्रासंगिकता यह देखने को मिलती है, जो पूर्व में निर्णय बोला था सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत कहीं न कहीं व्यवहारिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो ये बैक डोर रहनी चाहिए न्यायालय के पास भी कि वर्तमान में उसकी व्याख्या कर सके। तो इसलिए न्यायिक समीक्षा भी यह करता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है कि वो अपने कार्यक्रम में भी बदलाव कर सके। अब अधिकारियों की अत्याचार को भी रोकता। आप देखते होंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जब किया जाता है उसमें तुरंत बोला जाता है कि आप किसी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने हाजिर कीजिए। इसमें क्या होता है, किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अत्याचार किया जाता है लोगों पर, तो इसी आधार पर आपको सुरक्षा दी जाती है। तो यह सब पार्ट है इसका, आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये कितना इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम और दृष्टि से है। ये बहुत ही VVI श्रेणी का, याद रखिए आज का पेपर आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके टॉपिक जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए खुदरा मूल्य में फिर पहुंच गया 7.4% की दर पर, तो इसके संदर्भ में बातें की गई है। तो इसका की पॉइंट बस आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि किन किन क्षेत्रों में हुआ है। जैसे सितंबर माह में 7.4% का स्तर पर, जो पिछले माह के 9 महीने सबसे अधिक है। और इसका कारण है तमाम प्रयासों के बावजूद खुदरा महंगाई थम नहीं रही है और औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट शुरू हो गई है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि इसके साथ साथ रोजगार भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए, देखिए सब PT फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, पर ये आंकड़े सब रखना है क्योंकि आप कहीं भी इसे यूज कर सकें, तो इसलिए इस आंकड़े को आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब देखिए सहकारी चुनाव प्रक्रिया में होगा सुधार, पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी जवाबदेही। तो ये टॉपिक जो है UPSC के GS पेपर 2 और 3 में सहकारी समितियां अधिकार जो होता है या नीतिगत फैसले होते हैं उस टॉपिक से कवर करता है। स्टेट PCS वाले अभ्यर्थी इसे अपने GS पेपर में टैली कर लेंगे। देखिए एक एक्ट में सुधार की बात की जा रही है,
तो आप जब ये एक्ट सुधार होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस एक्ट का याद नाम रखिएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा यह प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में दे दी गई है और उस पर मंजूरी भी लग गई है और जल्द ही यह संविधान संसद पर आएगा, संसद के पटल पर, जिसमें बहुत सी बातें की गई, जिसमें आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट संशोधन विधेयक 2022 संसद में पास करने के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का जगह लेगा। तो पीटी फैक्ट आप लोग अभी तब तक ख्याल रखिएगा, 2002 का यह लेगा और यह 97 जो संविधान संशोधन किया गया उसमें भी शामिल किया जाएगा। विधेयक में बहुराज्य समितियों और कामकाज को अधिक लोकतांत्रिक पारदर्शी बनाने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण और सहकारी चुनाव आयोग, सूचना अधिकारी, सहकारी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करेगा। तो बहुत ही व्यापक प्रावधान किए जाएंगे और सहकारी समितियों के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियो कवर किया हूं, तो आप उस वीडियो को तब तक देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट चीज़ों को कर लीजिएगा और देखिए जब आएगा ना तो उस पर हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे क्या क्या यह बहुत ही बदलाव किए गए हैं और बहुत ही नीतिगत बदलाव के आसार देखने को मिल रहा है सहकारी समितियों में। तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं। देखिए एक न्यूज़ और भी है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का जो टॉपिक दिया हो उस टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। आप स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी इस टॉपिक के संदर्भ में अपने जीएस पार्ट को देख लीजिएगा, जीएस के किस टॉपिक में आपको यह कवर कर रहा है। तो देखिए लंदन के हाई कोर्ट में दिए गए पीएनबी घोटाले के आरोपित नीरव मोदी का प्रत्यर्पण के संकेत दिए हैं। तो नीरव मोदी ने कांड करके भारत से भागा और ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द भारत में लाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसके बचाव अगर हो जाता लंबे समय तक, जैसे आप किंगफिशर के जो ओनर हैं वो भी भागे हुए हैं बहुत दिनों से, वो भी नहीं अभी पकड़े गए हैं, वो भी भारत नहीं लाए गए। इससे देखिए कानून के प्रति लोगों में विश्वास कम होता है। जो हमारी संस्थाएं कार्य कर रही उस पर भद्दा मजाक बनता है कि कोई व्यक्ति हमारे देश से इतना बड़ा फ्रॉड करके निकल गया है, उसे नहीं लाया गया। हालांकि सरकार इसके पीछे बहुत से नीतिगत कार्य करती है, पर उसमें हमें ठोस कदम करने चाहिए, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो सभी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे क्या है। उससे पहले आप देखिए भारत जो ब्रिटेन ने क्या बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझ। भारत हमारा मित्र देश है और ब्रिटेन इसके साथ हुए प्रत्यर्पण संधि का सम्मान करता है और नीरव मोदी मामले में भारत सरकार ने आश्वासन में खामियों निकालने कोर्ट का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उसे आपको प्रत्यर्पण करने की बात की गई है। और यह 12,000 करोड़ रुपये का घोटाला पीएनबी में मेहुल चोकसी जो मामा हैं उनके साथ मिलकर मामा भांजा जो मिलकर यह कांड कर दिए। एक मामा भांजा का कांड था महाभारत में, इसी तरह की इन्होंने भी किया कांड कुछ वर्तमान संदर्भ में समझिए, और यह चीज़ें देखने को मिले। तो यहाँ पर प्रत्यर्पण संधि आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो प्रत्यर्पण संधि क्या होता है, इसके क्या आयाम है, सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेंस ओरिएंट है आप लोग को पूछ सकता है, इंटरव्यू में यह पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसके पीटी फैक्ट तो है ही बहुत से पार्ट। तो प्रत्यर्पण क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। तो प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश द्वारा दूसरे राज्य अर्थात एक्स देश वाई देश, याद रखिए 2 देश हो गया, इस ऐसे व्यक्ति को वापस करने का अनुरोध किया जाए जिसे अनुरोध करने वाले राज्य अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराया गया। मान लीजिए एक्स में कोई व्यक्ति ए है, उस पर उसके न्यायालय में अभियुक्त या दोषी ठहराया गया है, तो वाई देश में वो व्यक्ति भाग के छिप के, जैसे नीरव मोदी यहाँ छिपा हुआ है, वहाँ जाके रह रहा है, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में चीज़ें अब वो जाके कहीं ना कहीं उभर कर सामने आई है। तो इसको वापस लाने के लिए यह विधि प्रत्यर्पण किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्यर्पण की परिभाषा में यह कहा गया है, या उसके अनुसार प्रत्यर्पण एक देश से दूसरे देश के लिए किसी अपराध में अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों से को संबंधित देश को सौंपना, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा नियोजित हो। अब उस देश में भी नियोजित किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में बातें की गई है। अर्थात जो आधार है उसका यही है कि अभियुक्त अभ्यर्थी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति को द्वारा सौंपा जाना, जो दंड किया गया है, दंड जो अपराध किया उसे दंडित करने के लिए, अर्थात उस जिस देश मांग रहा है वह देश की अदालत उसे न्यायोचित मानता हो।
प्रत्यर्पित जो व्यक्ति होगा वे लोग शामिल होते हैं जो किसी अपराध के संबंध में आरोपित होते हैं या ऐसे लोग जो दोषी पाए गए हैं लेकिन हिरासत से बच गए हैं, माने उन्हें पकड़ा नहीं जा सका या अनुपस्थिति होने के कारण दोषी पाए गए, यह भी एक कारक हो सकता है प्रत्यर्पण के संदर्भ। भारत में प्रत्यर्पण कानून क्या है यह जानिए। भारत में भगोड़े अपराधी प्रत्यर्पण को प्रत्यर्पण अधिनियम, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अब भारत में लाने और भारत जैसे विदेशी देशों में ले जाने वाली प्रक्रिया व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए किया गया है, अर्थात 1962 के एक्ट के तहत यह कार्य होता है प्रत्यर्पण का। नोट याद रखिएगा, भारत और किसी भी अन्य देश के बीच प्रत्यर्पण का आधार एक संधि ही हो सकती है। संधि जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्यर्पण नहीं होता है। दूसरा, वर्तमान में भारत लगभग 40 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौता किया है। संधि में आप उस व्यक्ति दोषी को ला सकते हैं, समझौता में कुछ मामले अलग हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रत्यर्पण संधि की धारा जो 1962 है की धारा अधिनियम की धारा जो धारा 2D है, एक विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में एक प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करता है। तो आपसे पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि किस धारा के तहत, किस अधिनियम के धारा के तहत प्रत्यर्पण संधि परिभाषित है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। यह भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है। ये जो भारत में बाध्यकारी है और प्रत्यर्पण संधियों को पारस्परिक रूप से प्रकृति में द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय, दो देश इसमें शामिल होते हैं, यह कभी एक पक्षीय नहीं हो सकता है। प्रत्यर्पण संधि के दौरान पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। प्रत्यर्पण केवल ऐसे अपराधियों पर लागू जो संधि में उल्लेखित है। एक संधि में जो एक लिस्ट होता है, लिस्ट में अगर वो अपराध शामिल है उसी आधार पर उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण होगा। यह दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू करता है, अर्थात अनुरोध करने वाले देश के साथ साथ अनुरोधित देशों में राष्ट्रीय कानूनों को भी अपराध होना चाहिए। मान लीजिए भारत में अपराध की श्रेणी तो वो कर चुका है, अब ब्रिटेन में भी ये अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, तो ही जाकर प्रत्यर्पण सही रूप से माना जाता और उसे लाया जाता। क्योंकि ब्रिटेन में भी मान लीजिए भ्रष्टाचार के संदर्भ में या तो इस प्रकार के नोटबंदी, फौर्जरी के संबंध में कोई नियम कानून का उल्लंघन वो किया है तो जाके चीज़ों को वो लेकर आएगा। अब प्रत्यर्पण केवल उस अपराध के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। अब मान लीजिए ये जो नीरव मोदी वो पैसा फोर्जरी के पीएनबी से फोर्जरी करके गया, इसके आधार पर ही इसका प्रत्यर्पण हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो मान लीजिए पीएनबी आधार फोर्जरी किया, इस पर कोई मर्डर केस का लगा के उसका प्रत्यर्पण किया जाए या किसी हिंसा का दोषी ठहरा के उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा, यह नहीं हो सकता। उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है, जांच करती है, एक पैनल बैठता है, तभी जाके चीज़ें इसमें, क्योंकि इसमें एम्बेसडर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो मामला ऐसे भी समझा जाना चाहिए। अभियुक्त जो निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार प्राप्त होता है अभियुक्त को, अगर इस प्रकार निष्पक्ष व्यवस्थाएं दी जाती है जिसके आधार पर सुनवाई। नोट याद रखिएगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल और दोषी अपराधों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। अगर कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई मामले में कोई व्यक्ति पर चल रहा है, अंडर ट्रायल भी है, तो वो भी व्यक्ति और दोषी अपराधियों के संदर्भ में ही प्रत्यर्पण किया जा सकता है। याद रखिए इन सब चीज़ों को, यह आपको फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। बैटरी भी डिस्चार्ज हो, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दुनिया से तेज़ घट रही वन्यजीवों की संख्या। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर पहले भी मैंने न्यूज़ कवर किया है। एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट को आप याद रखिएगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के आधार पर यह बात की जा रही है। जो 1970 से लेकर 2018 के बीच लगभग 1230 प्रजातियों में लगभग 32,000 जीवों के निरीक्षण हुआ, जिसमें स्तनधारी पक्षी, उभयचर रेंगने वाले सभी जीवों के संदर्भ में चिंताजनक भविष्य बताया गया। ऐसे संकट क्यों है? उसका मुख्य आधार है जलवायु और जैव विविधता। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारत ने विश्व के पास रूस और यूक्रेन का जो संकट चल रहा, उससे भी कहीं खतरनाक संकट विश्व पृथ्वी के धरातल पर चल रहा, उसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का मैंने नाम लिया था। देखिए ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, रूस और यूक्रेन या इस प्रकार के जो युद्ध चल रहे हैं वो एक
कारक हो सकता है, इसको हम लोग सुधार सकते हैं। पर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता अगर डगमगा गया है, उसके डिसबैलेंस अगर हो गया एक स्तर के बाद, तो भविष्य की कोई शक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। एक लिमिट है, उसके बाद मान लीजिए हम लोग जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संदर्भ में अगले 200 साल तक कुछ काम नहीं किए, जो वर्तमान स्थिति है उसको ही चलते रहने दे रहे हैं, तो 200 साल के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, प्रकृति जो अपने अनुसार जो कंट्रोल करती है ना, उसकी भी सीमा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद अचानक एक ऐसा बदलाव होगा जैसे पहले हुआ करता था। हम लोग कभी डायनासोर युग कहा करते हैं, देखा करते, सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं। तो डायनासोर युग कैसे डेवलप हुआ मानव जीवन प्रवृत्ति में, तो वैसे ही बदलाव अचानक पृथ्वी पर होगा। एक दफ़ा एक बार में ही सारी मानव संस्कृति समाप्त हो सकती है। प्रकृति तब तक चीज़ों को बैलेंस करती है जब तक उसके सभी बिंदुओं को बनाने के यथासंभव प्रयास वो कर सकती है। अब हम मानव प्रवृत्ति, अलोभी प्रवृत्ति, अब देखिए मैं चीज़ें यहाँ पर बोल सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने एक ट्वीट किया है। कुछ आप लोगों को मैं बार बार ट्वीट का नाम लेता हूँ। मैं रसिया के प्रेसिडेंट को और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ट्वीट किया, यूएनओ को ट्वीट किया हूँ। वहाँ पर ये बात बोला हूँ, आपको इसने किसने शक्ति दिया है कि पूरे विश्व के भविष्य को दांव पर लगा दें? किसी ने शक्ति दिया है या अपनी मनोकांक्षा को पूरा करने के लिए? अभी हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, उसको सुधारने का कार्य करना चाहिए सभी देशों को मिलकर, न कि अपने क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहे विश्व को। तो वहाँ से जो चीज़ें देखिए, आप लोग इस चीज़ को जब समझने लगिए कि वास्तविकता क्या है। आईएएस बनना एक उद्देश्य हो सकता है, ठीक ना? आईएएस बनना एक उद्देश्य हो सकता है, एक लक्ष्य हो सकता है। यह एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का, एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। इसके बाद बनने के बाद भी आपके पास बहुत से विकल्प होंगे, बहुत से लक्ष्य होंगे जो उसको पूरा करना चाहेंगे। वैसे ही युद्ध एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत से लक्ष्य है, पहले उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अब जब जलवायु परिवर्तन की बात आएगी ना, तो जब काम करने के, तो यहाँ पर विकसित अल्प विकसित देश का बात शुरू हो जाएगा, बजट की बात शुरू हो जाएगी। पर युद्ध में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राष्ट्र के पास वित्त का कमी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग सेल्फी हो चुके हैं, कितने सरकारें सेल्फी हो चुकी है कि पूरे मानव प्रवृत्ति, प्राकृतिक संसाधनों का एक ताक पर रख दिया। अभी भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के असीमित स्तर पर पहुँचे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें देखिए, इस प्रकार का जब भी मैं न्यूज़ कवर करता हूँ, मैं अंदर तक चीज़ों को रौंद जाता हूँ, क्योंकि आने वाले भविष्य को मैं देख रहा हूँ कि आने वाले, अगर ऐसा ही चलता रहा, आने वाले मानव प्रवृत्ति 200 से लेकर 300 साल तक ही स्टैंड कर पाएगी। नहीं तो फिर हमारे हाथों से बाहर निकल जाएगा। कोई भी वैज्ञानिक इतना सबल नहीं है कि चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। अगर कंट्रोल कर पाता तो हम आइस एज की चीज़ों को भी समझ पाते, पृथ्वी के उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते। अभी भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो सीमा है उस तहत कंट्रोल कर ले तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत ही बेखबर जो हमारी जो सीमाएं हैं उसको उल्लंघन हो जाएगा। चलिए तब तक वेट करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, सब मुद्दों पर जब बात करता हूँ मैं अंदर तक चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ। अब क्या बोलूँ, शेयर और कमेंट करना आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में लोक अदालत के संदर्भ में आपको ये टॉपिक आज का न्यूज एनालिसिस करेगा, जहाँ पर महाग्राहक लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। आपको 12 नवंबर 2022 से यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जाएगा पीटी फैक्ट के रूप में। आपको मैं यहाँ पर आपको की नोट्स में इसके संदर्भ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। और यह उपभोक्ता अदालतों के संदर्भ में की गई है। और देखिए यहाँ पर आंकड़े कुछ दिए गए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे अतिरिक्त पीटी फैक्ट है और भी कुछ नहीं है जानने के लिए। और भी चीज़ें जो होगी मैं की नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया और बैटरी भी मोबाइल का थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है।
तो चीज़ों कहीं बीच में बंद ना हो जाए, इसलिए जल्दी से समाप्त करेंगे। बाकी चीज़ें जो है ना हम लोग कवर कर लेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। एक्चुअली कल रात को मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो चीज़ें है ना क्विज हो सका, ना की नोट्स आपको 12 बजे रात को आपको प्रोवाइड कराया गया, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। देखिए यूपी पीसीएस के जो अभ्यर्थी होंगे इस न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा। राज्यों की विकास यात्रा का एक सीरीज आपको राष्ट्रीय जागरण लेकर आया है, तो जो भी स्टेट का आएगा तो आप लोग इस सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। मान लीजिए एमपी का आएगा तो एमपी पीसीएस वाले, बिहार का आएगा तो बिहार बीपीएससी वाले, झारखंड आएगा जेपीएससी वाले, यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट आज का कवर करेंगे। हरियाणा का कुछ दिन पहले हरियाणा पीसीएस वाले कवर कर लेंगे। सारी चीज़ों को दिया है, तो सभी आंकड़ों को आप लोग कवर करिएगा। इसको लाइन बाय लाइन उतार लीजिएगा कि आने वाले आंकड़े आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो सभी चीज़ों पर, ठीक ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए मौसम की मार, गंगा के मैदानी क्षेत्र में बांझ होने का खतरा है। लगातार हम जलवायु परिवर्तन, और देखिए जलवायु परिवर्तन फिर चर्चा में आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, वही बातें बोलूँ जो आगे मैं बोला हूँ। अभी भी लोग समझ नहीं पाए हैं। देखिए कितने अनैतिक लोग हो चुके हैं कि कोई जल बह रहा है, यानी पानी का नल खुला हुआ है, पानी लगातार बह रहा है, और जल समस्या, जल संकट है, पूरे विश्व में जल संकट की स्थिति है। तो समझ लीजिए लोग अपने व्यवहारिक पक्षों में बदलाव करने को आतुर नहीं है, तो जाके चीज़ें कहाँ होंगी। अब मान लीजिए इतना हम लोग खाद यूज़ करते हैं अति उत्पादकता के संदर्भ में कि ज़मीन ही बांझ हो जा रही है। कुछ समय बाद वो अन्न उत्पादन क्षमता घट जाएगा, तो खाद्य समस्या कहीं ना कहीं विश्व के सामने आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है व्यवहारिक पक्षों पर भी। तो देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए। गेहूं की खेती में राज्यों की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश 32% करता है, मध्य प्रदेश, ये कुल उत्पादन के संदर्भ में समझिएगा, मध्य प्रदेश 18.7%, पंजाब 11.4%, राजस्थान 9.74%, हरियाणा 8.36% गेहूं की खेती राज्यों की हिस्सेदारी के संदर्भ में है। तो ये सब आंकड़े आपको पीटी फैक्ट के रूप में दिए जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। देखिए एक संस्कृत का अंग्रेजी महाकोश बन रहा, शब्दकोश जो महाविश्वकोश के रूप में होगा, जहाँ पर आपको लगभग 20 लाख शब्दों का संग्रह किया जा रहा है, जिसका 36वां संस्करण अब जल्द ही जारी होना। उससे पहले 35 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। तो आप लोग इस न्यूज़ को कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से पीटी फैक्ट पूछ सकता है। यह कार्य 1948 से ही जारी है, और जैसे अंग्रेजी जो ऑक्सफोर्ड हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं उसको बनाने में लगभग 100 वर्ष लगा था। तो इस प्रकार उसकी सीमा जबकि बहुत कम है शब्दों की, यहाँ पर 20 लाख शब्द का संग्रह किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जो संग्रह उसमें 4000 नए संस्करण में जोड़े जा रहे हैं। तो ये सब आंकड़े हैं, तो आप लोग पीटी फैक्ट के रूप में कवर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त चीज़ें अंडरलाइन सारा चीज़ कर दिया, इस पर कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम एक उन्नत शब्दकोश को डेवलप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और देखिए कितने दिनों में हो जाएगा। ये आज जेपी लोहिया बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो आज इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जेपी लोहिया के नाम पर कब तक भरमाएंगे लोग। तो देखो प्रदीप सिंह जो है ये भी जेपी लोहिया का अनुसरण करता है, ये भी जेपी लोहिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, उनके संदर्भ कार्य किए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानिएगा। तो कुछ सवाल इनके द्वारा किया गया है कि जिनको जो जेपी और लोहिया के आदर्शों का हवाला देते हैं वो वर्तमान में उनके आदर्शों से कहीं दूर चले जा रहे हैं, और जो कभी इससे दूर हुआ करते थे वो आज उनके आदर्शों को लागू करने के लिए तत्पर है। तो इसके संदर्भ में जो अंतर्विरोध है उसी को लेकर इन्होंने प्रश्नगत किया है। देखिए हाल ही में अमित शाह जो है ना, उनका कल जयंती था, तो अमित शाह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने गांव सितावा दिराए में जाकर कुछ प्रतिमाओं का अनावरण किया, दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए उसी, और कुछ आदर्शों को बात बताया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट की जाती है, जहाँ पर आप लोग इस सब न्यूज़ को कवर कीजिएगा। वहाँ पर प्रश्न नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा यह बोला गया कि अमित शाह की इतना उम्र नहीं हुआ कि जेपी की बात करें, और आज किसी भी नेता को, यहाँ तक नीतीश कुमार को भी गांधी की बात नहीं करनी चाहिए, इनके द्वारा, लेखक के द्वारा की गई, क्योंकि उनकी कद के भी वो नहीं है। तो इस आधार पर ये बातें की गई हैं। तो देखिए अंतर्विरोध को स्पष्ट करता है लोग राजनीतिक पार्टियों में। तो इस लेख को आप लोग समझिएगा
क्या आइडियोलॉजी था जेपी लोहिया जी का और वर्तमान राजनीति का आइडियोलॉजी क्या है, इसे समझने के लिए यह लेख आप लोग को काम देगा। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा, साथ में यूपी के भी स्टूडेंट इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र। अब देखिए रुपये की मजबूतीकरण के लिए कारगर प्रयास क्या करने चाहिए, इसमें पहले भी हम लोग चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर कवरअप कीजिएगा। अंडरलाइन सारे चीज़ किए हुए हैं, जब की नोट्स दिया जाएगा उसे देख लीजिएगा आप लोग, और आपको इस रूप से काम करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए जो न्यूज़ पहले कवर हो चुका है उस पर दोबारा चर्चा करना ठीक नहीं लगता है। देखिए ये न्यूज़ आप लोग देखिए, अंडरलाइन करना मैं भूल गया इस पर इस न्यूज़ को आप लोग जरूर याद रखिए। भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात का 84% रहने का अनुमान है। यहाँ पर अनुमान किया गया उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। हालांकि ये एक बात यहाँ याद रखिएगा कि ये अच्छी बात है कि भारत कर्ज ऐसा है कि जिसे संभालने के लिए कोई भी बड़ी समस्या नहीं है, वो कर्ज पूरा कर सकता है क्योंकि दीर्घकालिक कर्ज है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। जो IMF की राजकोषीय मामलों के उप निदेशक जो पाउलो माउरो हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत के लिए ज़रूरी है कि उसके पास राजकोषीय मोर्चे पर मध्यम अवधि के लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। उन्होंने कहा कि लोगों और निवेशकों को आश्वस्त करना बहुत महत्वपूर्ण होगा और चीज़ें नियंत्रण में हैं, आने वाले समय में स्थिति नहीं बिगड़ेगी, इनके द्वारा कहा गया है। तो ये देखिए कर्ज जो है ना सीमा, वो सभी लोगों की समान प्रक्रिया को लेकर देखिए, कोई भी देश समान रूप से विकास के चीज़ों को अपनाती है तो उसके लिए वित्त का प्रबंधन करना पड़ता है। और वित्त के प्रबंधन के बहुत से रूप होते हैं। अल्पकालिक ऋण होता है, मध्यमकालीन ऋण होता है, दीर्घकालिक ऋण होता है। तो भारत के पास मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो हमें अगले 25 से 40 साल, कोई तो 50 साल में कर्ज को पूरा करना है। अल्पकालिक ऋण की मात्रा कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रित में है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो इसे हम लोग कवरअप करेंगे की नोट्स में। चलिए आज की न्यूज़ में देखिए, मैंने यही छत्तीसगढ़ 2 IAS की बात किया जो ED की हिरासत में थे भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये सब आप लोग न्यूज़ कवर कर लीजिएगा। और भी देखिए, लेबनान दुनिया के पहले अंतरिक्ष पर्यटक चंद्रमा की यात्रा बुक कराया टिकट। तो PT फैक्ट के रूप में आप लोग से पूछ सकता है, तो कौन है ये? तो पर्यटक डेनिस टिटो जो आपको हैं, वो आप लोग, ये जापानी अरबपति हैं। इन्होंने पहला टिकट अंतरिक्ष में चंद्रमा के यात्रा के लिए किए हैं। तो ये सब PT फैक्ट पूछ सकता है। और लेबनान के संग इजराइल का एक समझौता होने वाला है, तो उस पर भी आप लोग PT फैक्ट के रूप में देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन हाल ही में समझौता किया। जैसे BPSC में पूछा था हाल ही में कि इजराइल के संदर्भ में एक समझौता हुआ था, तो उससे प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत से स्टूडेंटों ने गलत भी किया था, ध्यान रखिएगा। अब अमेरिकी संग्रहालय में ये प्राचीन मूर्तियाँ जिसका वापसी होगा, तो भगवान नरसिंह की योग मुद्रा की एक मूर्ति है, जिसे कुछ वर्ष पहले 50 वर्ष पहले चुरा कर लेके गया, अमेरिका लेके गया, चोर के जो गुट होते हैं उनके द्वारा अमेरिका भेजा गया था। और एक विंध्य विनाशक गणेश की प्रतिमा है, वो दोनों मूर्ति तमिलनाडु के तिरुवरू के अलाथूर स्थित श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में स्थित, वहाँ से चुराया गया था और उसे लेके अमेरिका भेजा गया। तो ये सब पुनः वापसी हो रहा। तो ये सब देखिए PT फैक्ट के रूप में आप लोग कवर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ ज़्यादा जानकारी, बस मंदिर के बारे में जानकारी आप लोग गूगल से ही सर्च कर लीजिएगा। चलिए आज की न्यूज़ में इतना ही। कल फिर हम लोग मिलते एक नए न्यूज़ के साथ। जिनको की नोट्स दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का लेना है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आप लोग 299 का पैकेज होगा, परचेज़ कीजिएगा। पहले 199 हुआ करता था, जो कि मैंने बोला भी था एक लिमिटेड समय के लिए है। 299 है, ₹1 से भी कम रेट पर आप लोगों को चीज़ें दी जा रही है, वीडियो दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को की नोट्स दिया जा रहा है। और जो फ्री 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित के ₹1 में दिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग इन सब चीज़ों का लाभ लीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।